हेलो, हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10वीं की जो भी ब्लूप्रिंट है उसके सब्जेक्ट के बारे में। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्लास 12वीं के जो भी सब्जेक्ट हैं और उसमें क्या जो भी चीज़ें थी उनके बारे में। और इसके बाद फिर मैं जब ये आज का सेशन होने के बाद कल से मैं ऑनलाइन क्लासेस डेली लिया करूँगा। तो बात करते हैं कि हाई स्कूल 10वीं के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो हिंदी है, हिंदी का 80 नंबर का पेपर होने वाला है और यहाँ 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इसका जो पैटर्न कैसा है जी, किस भाग से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो क्षितिज भाग 2 से जो है उसमें 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 1 नंबर के 7 रहेंगे और 2 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ साथ 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पास 3 नंबर के क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो दूसरा है काव्यबोध है। तो काव्यबोध में क्या क्या आएगा? काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा व प्रकार, उदाहरण सहित, छंद, मात्रिक छंद में दोहा, चौपाई, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उपेक्षा, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश। तो ये सारे इसमें आने वाले हैं एक काव्यबोध के अंदर, ये सब आपके सिलेबस में। इसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 7 होंगे ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद है क्षैतिज भाग 2, जिसमें गद्य खंड है। तो गद्य की विधाओं का परिचय, लेखक परिचय, व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न होंगे। ये आएगा 16 नंबर का। और इसमें जो 1 अंक वाले होंगे 6 होंगे, 2 अंक वाले होंगे 3 होंगे। 3 अंक वाला इसमें से नहीं आने वाला है और 4 अंक वाला एक क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो भाषा बोध है, इसमें निपात शब्द, वाच्य क्रिया के भेद व क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक मुहावरे व लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, इनमें सब आने वाले हैं। जिसमें से 11 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 6 होगी और एक आएगा 2 नंबर क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। इसमें से 4 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इसके बाद कृतिका भाग 2 में पूरक पाठ्य पुस्तक की विविध पाठों पर आधारित प्रश्न, आंचलिक भाषा के पाठों में से प्रश्न होंगे, जो टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का सेव मात्र एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद अपठित बोध है, अपठित काव्यांश व अपठित गद्यांश से, जिसमें से टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। इसका मतलब ना इसमें ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ना ही 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे और ना ही 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद जो अगला हमारा है वो है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं। तो जब मैं हिंदी का डिस्कशन करूंगा कि कैसा आपका पेपर सेट का, तो इसके बारे में बताऊंगा कि औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। ये 4 नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आता है निबंध लेखन। किसी एक विषय पर निबंध दिया जाएगा, किसी एक पर शीर्षक, अनुच्छेद लेखन व संवाद लेखन के बारे में। तो ये टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन होता है और निबंध को 3 और 4 नंबर में से बांट दिया जाता है कि आपने इतना लिखा तो इसका 3 नंबर दिया जाएगा और इसके अलावा जो आपने और लिखा तो उसके लिए 4 नंबर। मतलब कि निबंध आता है 7 नंबर का, उस 7 नंबर के कुछ भाग के लिए 3 नंबर दे दिया जाता है, कुछ भाग के लिए 4 नंबर दे दिया जाता है। तो ये आपका 80 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 नंबर के 2 नंबर वाले आएंगे और 12 नंबर के 3 नंबर वाले और 16 नंबर के 4 नंबर वाले। टोटल 23 प्रश्न यहाँ पास आने वाले हैं। अब इस प्रश्नों के किस प्रकार के आएंगे? तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें 2 अंक वाले रहेंगे, लगभग 30 शब्द में लिखना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो 3 अंक वाले रहेंगे, इसके लगभग 75 शब्द लिखे जाएंगे। और फिर आता है विशेषात्मक शब्द जो 4 नंबर के आते हैं, लगभग 120 शब्द लिखे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का जो प्रतिशत है क्वेश्चन पेपर में वो 40% है। पाठ्य वस्तु पर आधारित क्वेश्चन वो भी 40% है और 20% जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। इसी प्रकार
पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु पर आधारित परियोजना वर्ग पर भी 20 अंक आपको दिए जाएंगे, जो कि एक प्रकार से प्रैक्टिकल होता है जो आपके टीचर्स देते हैं। इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट, इसमें से कुछ चीजें जो है उसको आपके सिलेबस से हटाया गया है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, कम किए गए हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्षितिज भाग जो काव्यखंड का है, पौनी, नुपुर, दार, द्रुम, पलना, फटिक, शिलानी नाम के जो चैप्टर हैं उनको खत्म कर दिया गया है। और काव्यखंड से ही यह दंत्रुत, मुस्कान, फसल भी हटा दिया गया है। और संगतकार, लखनवी अंदाज, और ये सारे चैप्टर आपको हटा दिए, तो आप देख सकते हैं जो जो है इसको आप टिक कर लेंगे, मतलब इन चैप्टरों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो अगला आता है हमारे पास, वो सब्जेक्ट है इंग्लिश है। तो इंग्लिश का भी जो पेपर जो होने वाला है वो भी 80 नंबर का होगा। 3 घंटे इसके लिए टाइम दिया जाता है। तो इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 4 या 5 सेक्शन में डिवाइड रहता है। अलग अलग सेक्शन के लिए आपको अलग अलग नंबर मिले जाते हैं। तो इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है सेक्शन ए में है अनसीन पैसेज है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे अनसीन पैसेज। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप एक पैराग्राफ रहता है जिसको हमको पढ़ना रहता है, और उसी हिसाब से उसे देख कर उसके आंसर देने होते हैं। तो एक पैराग्राफ रहता है, फिर उसको में जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं अनसीन पैसेज में। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस दे दिया जाता है जिसके आपको आंसर भी राइट करने पड़ते हैं। तो वो जब हम इसका देखेंगे कि पैटर्न कैसा है इंग्लिश पेपर का, तब डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड सेक्शन है उसमें राइटिंग से है। तो नोट मेकिंग आपको कैसे करना है। नोट मेकिंग भी एक प्रकार से पैराग्राफ दे दिया जाता है, और उस पैराग्राफ से आपको नोट्स बनाने होते हैं कि इस पैराग्राफ में मेन मेन पॉइंट को छांट कर। इसी के साथ साथ उसमें टाइटल भी लिखा जाता है कि इस पैराग्राफ का टाइटल क्या चीज़ है। फिर उसी में आता है लेटर राइटिंग आता है। तो टाइटल भी 4 नंबर, जो नोट मेकिंग आता है वो 4 नंबर का आता है। इसके बाद लेटर राइटिंग रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आते हैं। तो जैसे हमने हिंदी में जाना था कि औपचारिक और अनौपचारिक आते हैं, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इसका इंग्लिश अनुवाद है। तो इसके भी नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी। और इसके बाद जो आता है लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ। तो इसमें एसे मतलब निबंध रहता है। आर्टिकल किसी किसी खास चीज के बारे में आपको लिखना रहता है। और पैराग्राफ में भी किसी एक कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बारे में लिखना रहता है। तो आप इजी वे में समझिए कि आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो टोटल सेक्शन बी से जो नंबर ऑफ 16 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन ए से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में ग्रामर आने वाला है। तो ये सेक्शन ऐसा रहता है कि आप जब तक नहीं पढ़ोगे तो आपसे नहीं बनेगा। ऊपर के जो सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी की, अगर आपने दिमाग लगाया तो ये कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन सेक्शन सी में आपको ग्रामर बनना चाहिए, तभी आपसे आएगा। तो जो आपके एनपी बोर्ड में जिस प्रकार के क्लास 10th में ग्रामर आते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा कि उसका लेवल कैसा रहता है, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 10 आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं और डू एज डायरेक्ट रहते हैं। ठीक है। इसके बाद सेक्शन जो डी आता है उस टेक्स्ट बुक से आता है। तो टेक्स्ट बुक में आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो आप पढ़ते हो किताबें इंग्लिश की, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं उससे आएंगे। तो कोई शॉर्ट होगा टाइप क्वेश्चन होंगे, कोई वेरी शॉर्ट होंगे, और कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अलग अलग होते हैं, इसको देखा जाएगा। मैं एक आध दिन आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है इंग्लिश में। तो जो पहला है वो, उसमें से 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसके बाद सेकंड से भी 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। फिर शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं उसमें 6 आएंगे, 2-2 नंबर के। फिर शॉर्ट टाइप, इसके बाद यहाँ से 2 आएंगे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन होने वाला, जो सेक्शन डी है वो सबसे बड़ा होने वाला। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 44 नंबर के आएंगे। टोटल 80 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल आपकी 24 क्वेश्चन आएंगे।
तो मैं एक दिन इसके बारे में फुल डिस्कशन करने वाला हूँ। और बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बट ये डिस्कस की बेसिकली नहीं है। जब आपके एग्जाम होंगे उससे कुछ दिन पहले मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। तो ये क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। उनके जो 2 नंबर के लिए रहेगा, उनकी जो लगभग जो शब्द लिखने होते हैं, वर्ड या आपको जो लिखना होता है वो लगभग 30 वर्ड में उसको एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद जो दूसरा है वो 3 नंबर वाले हैं, इसमें से आपको 75 वर्ड लिखने हैं। इसके बाद जो चौथा 4 नंबर वाले हैं, इसके लिए 120 वर्ड लिखने हैं। और जो 5 नंबर है उसके लिए 150 वर्ड लिखने हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पैटर्न है वो 40% है इस एग्जाम पेपर में, और 40% जो आपके बुक्स से हैं उनके अंदर है, और 20% आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के साथ इसमें क्या किया गया कि सत्र 2021-20 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाएंगे, जो हम आगे दिखा करेंगे। जो आपके सिलेबस रिड्यूस किया गया है, हटाया गया है, तो उसके लिए। और पाठ पर आधारित परियोजना कार्य आपके प्रैक्टिकल जो होंगे आपके टीचर्स देंगे, जो 20 नंबर के होने वाले हैं। इसी के बाद हम बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो आपके क्लास से हटा दिए गए हैं, इस सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्लास से नहीं, सॉरी। तो पहला है फर्स्ट फ्लाइट, जो चैप्टर 8 है, 9 भी है और 10 भी, 11 है। तो 8, 9 और 11 चैप्टर, ठीक है। इसके बाद है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो ये 3, 4, 6, 8, 10 है। अब पोइट्री के हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल टू टेल ऑफ द, तो सब चीजें हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। तो ये आपका सबसे पहला हो गया हिंदी का, और इसके बाद इंग्लिश का, और जो अगला है होने वाला है वो संस्कृत का है। संस्कृत के बारे में बता दूं तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। जैसे कि हिंदी में अगर बात करें तो कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं आते, बहुत कम रेयर लोगों के आते हैं, और आपके अदर सब्जेक्ट में आ सकते हैं, बट हिंदी में कहीं ना कहीं कर जाता है। लेकिन उसमें भी लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम डिस्कस करेंगे तो शायद उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे सबसे अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप 7 से 8 रोज पढ़कर भी पूरे 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं है संस्कृत में। इसको हमको पढ़ने का तरीका अगर मालूम चल जाए कि इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये चीजें संभव हो जाएंगी। तो मैं पहले आज केवल डिस्कस करता हूँ, या फिर किसी दिन मेरे पास संस्कृत का जो बुक होगा उसको देख कर आपको बताऊंगा कि इस पेज नंबर से यहाँ तक आप ऐसे पढ़िएगा। तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये भी 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटा इसके लिए भी टाइम दिया होता है। और किसी व्यक्ति ने अगर, जिस छात्र ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई कर लिया होगा संस्कृत को, तो वो लगभग इसे 2.5 घंटे में पूरा कर देगा। बहुत इजी आता है ये, और अच्छे खासे इसमें नंबर मिलते हैं, कटते नहीं हैं। एक चीज और आपको बता देता हूँ, जो संस्कृत में होता है एक पदेन और एक वाक्यन ही उत्तर प्रश्न आते हैं पेपर में। एक आता है अधोलिखित प्रश्न उत्तर लिखिए, उसके एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, तो आप उसको फालतू में मत पढ़ना, ठीक है। तो मैं प्रत्याविश्लेषण से जो चीजें हैं आप इसको देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये डिस्कशन का एक्चुअली है नहीं पार्ट। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे संस्कृत को पढ़ना है और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके। इसके बाद जो अगला हमारा है, क्योंकि ये उतना डिस्कशन लायक नहीं है, इसको मैं आपके बुक को देख कर बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे पढ़ने हैं, तो आपके लिए ज़्यादा वो बेनिफिशियल हो जाएगा, ज़्यादा सही हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ रिड्यूस किया गया चीज़ें हैं, सॉरी इसको 2 बार मैंने लगता है कर दिया। जिसमें से आपके चैप्टर जो पाठ्यक्रम है उससे कुछ रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो मुशी जो है भाग 2 से है, ये सब चीजें इसको हटाया गया है। आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, टिक कर क्रॉस कर देना कि ये आपके बुक में कि इसको हमको नहीं पढ़ने हैं। और इसके बाद जो आता है वो उर्दू है। तो जिनके सब्जेक्ट जो भी उर्दू लेकर पढ़ते होंगे एमपी बोर्ड में, उनको लिए है। तो ये
बेसिकली बहुत कम लोग ही लेकर पढ़ते हैं, बट जो भी पढ़ते होंगे देख लेंगे। इसके बाद इसमें जो सिलेबस कम कर दिया गया है वो भी है। और अगला जो हमारा है वो पंजाबी भाषा है। तो जो भी पंजाबी भाषा में पढ़ते होंगे हिंदी के लिए उनके लिए है। तो कुछ इनमें दिया कि इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये सब चीज़ें आप लोग इसे देख लीजिएगा। और जो पंजाबी पढ़ते हैं बेसिकली मध्य प्रदेश में हिंदी ही चलती है। सिंधी में कोई पढ़ता होगा तो उसके लिए भी ये चीज़ें हैं। और ठीक है, तो सिंधी भाषा कोई अगर जानना चाहता है, इसके बाद जो है गुजराती है, अगर कोई गुजराती पढ़ता होगा तो उसके लिए। और इसके बाद मराठी का भी आता है। मराठी के बाद ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत कम लोग इसको जानते होंगे, ये सब्जेक्ट चुनते हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिसके लिए मैं आया ही हूँ पढ़ाने के लिए आप लोगों को, वो है गणित भाषा बोल रहा हूँ। गणित पढ़ाने आपको आया हूँ, मैथ्स, जिसमें से 80 नंबर के पूर्णांक होने वाले हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, तो कहीं से कटने वाले नहीं है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज़ों में तो अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि भले हमसे बनता अच्छा है कि हम पूरा गणित जानते हैं, पूरा मैथ हमको आती है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो पेपर में वो चीज़ें हमको फार्मूले भूल जाते हैं। फिर अलग अलग केसेस हो जाते हैं कि हमको ये आज ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, मैंने रिवीजन नहीं किया था। तो आप इसके लिए हमेशा 3-4 घंटे डेली दिया करो मैथ्स के लिए। तो फर्स्ट चीज है जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर जो है, इसमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 5 नंबर के आएंगे, ध्यान रखिएगा। जिसमें से ऑब्जेक्टिव 3 नंबर के आएंगे और 2 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। और इसके बारे में जो इसके जो क्वेश्चन होंगे मैथ्स, उसको मैं आपको पास ले जाऊंगा कि ये क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से, और आप उन्हीं को पढ़िएगा। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला, आपके 1 नंबर कहीं से नहीं जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा चीज है बहुपद है। बहुपद भी 5 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का केवल एक क्वेश्चन होगा। मतलब इसमें 3 नंबर और 4 नंबर नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। मतलब कि 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले हैं। इसके बाद द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण से जो आपके 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 अंक वाले एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, और 3 अंक वाले सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और 4 अंक वाला सिर्फ 4 अंक वाला नहीं आएगा। इसके बाद आपके जो अध्याय 5 है, समानांतर श्रेणियां हैं। इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 अंक के एक क्वेश्चन आएंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से 4 अंक के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा है त्रिभुज है। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है त्रिभुज वाला, बता दूं आप लोगों को। इसमें अक्सर लड़के का जो नंबर रहता है कभी नहीं कटता, लेकिन इनमें से बच्चे इसको जानते नहीं है, बहुत लोगों से नहीं बनता है। तो इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मतलब इसमें 4 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद है निर्देशांक ज्यामिति। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है, जिसमें से आपके 6 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति। पूरे 10वीं क्लास में अगर आपका कहीं दोबारा भविष्य में जो यूज होने वाले हैं पढ़ोगे, तो आप लोग 11वीं में जो जाओगे तो हर चीज मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो चैप्टर है, ये सबसे ज्यादा जो मिलने वाला है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप इसको अच्छे से जान लोगे, अच्छे से पढ़े रहोगे, तो आपकी जो 11th 12th में आप जो मैथ्स पढ़ोगे उसमें बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है इसमें यही है चैप्टर, क्योंकि इसमें 8 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और मात्र 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और देखा जाए तो पेपर का जो पैटर्न है बहुत ही सरल हो चुका है पहले की अपेक्षा। पहले कठिन कठिन आते थे, अब 5 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं।
इसके बाद जो चैप्टर है अध्याय 10, सॉरी एक और चैप्टर था जिसमें से हटा दिया गया होगा शायद उसको। अध्याय 10 है क्योंकि अध्याय 9 में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग थे तो उसको हटा दिया गया है। इसके बाद अध्याय 10 है, उस चैप्टर का नाम है व्रत, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद अध्याय 11 है जिसमें से रचनाएं हैं, रचनाएं में से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाले हैं, ना ही 2 नंबर कोई क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं रेखाओं की रचना कीजिए या फिर उसको 2-3 भागों में काटने के लिए। तो हम देखेंगे किस टाइप के इसमें क्वेश्चन है और फिर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 नंबर के दो नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसका क्या मतलब है कि 3 नंबर और 4 नंबर के इसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद जो अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर और 3 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं और 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद जो चैप्टर है सांख्यिकी, तो इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बाद में भी मिलता है, 11वीं में भी ये चीजें हैं, 12वीं में भी है और कॉलेज में भी ये मिलता है। इसके बाद प्रायिकता है, तो प्रायिकता में 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर के 2-2 क्वेश्चन होंगे। तो 3 नंबर और 4 नंबर के यहाँ नहीं आने वाले हैं। टोटल पेपर होगा 80 नंबर का, जिसमें 32 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 जो होंगे वो आपके 2 नंबर वाले होंगे और तो लगभग 12 नंबर के 3 नंबर वाले क्वेश्चन और 16 नंबर के 4 नंबर वाले क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है वो 23 है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 25 नंबर का आता था, नहीं ये ऑब्जेक्टिव जो थे शायद 25 का आता था, हाँ, और यहाँ हम लोगों में 5 और 6 नंबर की बात है, लेकिन यहाँ आप नहीं आ रहे हैं तो ठीक ही ठाक है। तो आपको लिखना कैसे है कि 2 नंबर के लिए आपको लगभग 30 शब्द लिखने हैं, 3 नंबर के लिए 75 शब्द और 4 नंबर के लिए 120 शब्द लिखने हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है उसे देखते हैं कि अच्छा ये जो मैथ के आपके बुक से रिड्यूस किया गया, आपके सिलेबस से जो रिड्यूस किया गया है, उसमें चैप्टर 1 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हटा दिया गया है और परिमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण हटा दिया गया है। चैप्टर 2 से बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम को हटा दिया गया है। चैप्टर 3 से रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल हटा दिया गया है। 2 चरों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण डाल दिए गए हैं। तो जो भी आपकी आने वाले हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत जो कठिन कठिन इसमें जो थे उसको पहले ही हटा दिया गया है। जो चैप्टर बचते हैं वो एकदम सरल सरल बचते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद चैप्टर जो 4 है उस द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, इसको हटा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको हटाकर गलत किया है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि 11वीं और 12वीं में जो आप मैथ्स हल करोगे, जो भी साइंस लेने वाले हैं, पीसीएम पढ़ेंगे, तो इसका बहुत यूज होता है। आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब करते हो तो इसका यूज होता है। इसी प्रकार चैप्टर जो 5 है एपी के प्रथम n पदों का योग, इसको भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आप 11th में इसके और इसी को पढ़ते हो, फिर इसके आगे की भी चीजें पढ़ते हो, बट चलिए ठीक है। और चैप्टर 6 में त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियां हैं वो है, और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये चैप्टर आप पढ़ो या ना पढ़ो, क्योंकि इसके बाद ही कभी नहीं मिलता है, लास्ट है। इसके बाद चैप्टर जो 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसको पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। इसमें से आपको इस 9 चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद जो चैप्टर 11 है, उसमें से आपको किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हटा दिया गया है। चैप्टर 13 है जो शंकु का छिन्नक हटा दिया गया है, और चैप्टर 14 है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण हटा दिया गया है। ये हो गया मैथ्स की बात। अगला हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट आता है।
तो अगला सब्जेक्ट है साइंस। तो ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसे भी मैं पूरा बताने वाला हूँ लिख लिख कर कि आपके क्वेश्चन आंसर होंगे कैसे आते हैं, पूरा पढ़ाने वाला हूँ मैं इसके साथ साथ इसे भी। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो आप देख लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है। पहली बात देख लेते हैं कि ये 80 नंबर का ये भी आएगा, 3 घंटे इसके लिए भी टाइम दिया गया है। चैप्टर 1 का जो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 1 नंबर के एक रहेगा, 2 नंबर के एक रहेगा, 3 नंबर के एक रहेगा, 4 नंबर के कोई क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। इसी प्रकार अम्ल क्षार एवं लवण से आने वाले हैं, जो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 4 नंबर केवल एक क्वेश्चन होगा। इसी प्रकार देखा जाए तो धातु एवं अधातु से जो 6 नंबर क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अगला जो हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक से है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 2 नंबर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, 3 नंबर का नहीं आने वाला, केवल 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव एक आने वाले हैं और 2 नंबर का एक आएगा, मतलब 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, बाकी मैं बताऊंगा ही। जैव प्रक्रम जो है, तो एक चीज और बता देता हूँ, ऊपर के जो 1 से लेकर 5 तक हैं, इसको बोला जाता है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। अब जो हमारा 6वां चालू हो रहा है, इसको बोला जाता है जीव विज्ञान। तो जैव प्रक्रम, इसमें से 9 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 नंबर का एक होगा और एक होगा 4 नंबर का। अगला चैप्टर जो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय है, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से तीनों ऑब्जेक्टिव आएंगे, ना हमको डी पढ़ना है ना एक पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें से। अगला जो क्वेश्चन जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें से भी आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है, अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके। फिर अनुवांशिकता एवं जैव विकास जो चैप्टर है, उसमें से कुछ आने वाले हैं, तो उसमें से आपके 4 नंबर के आएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 1 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, जीव जनन कैसे करते, उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉरी। इसके बाद है प्रकाश। हाँ, अब बता देता हूँ, जो 6 से लेके 9 तक के हैं, इनको बोला जाता है जैव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, वायु इसको बोला जाता है। इसके बाद जो 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये फिजिक्स का टॉपिक है, भौतिक विज्ञान इसको बोला जाता है। तो पहला जो है, इसमें से चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और एक आएगा 2 नंबर का और 4 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। इसके बाद मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 नंबर के एक क्वेश्चन होगा। अगला है विद्युत, जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। अगला जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आने वाले हैं, जिसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। अगला जो है ऊर्जा के स्रोत, जो 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ना ही 2 नंबर का आएगा, एक आएगा मात्र 3 नंबर का और 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अगला जो है हमारा पर्यावरण, जो 3 नंबर का क्वेश्चन लेके आएगा और इसके बाद जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, जिसमें से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, बस। तो टोटल इसमें 80 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 22 होने वाली है। तो इसको भी मैं पूरा फुल डिस्कस करने वाला हूँ। और अगला जो हमारा इसमें से कुछ रिड्यूस किया गया चैप्टर है, जैसे धातु अधातु से कुछ रिड्यूस किया गया है, 3 पार्ट से 4 पार्ट से कुछ किया गया है, 5 से 9 से 13 से 16 से। तो जो भी इसके रिड्यूस कर दिया गया है, मैं इसे हटाकर ही पढ़ाऊंगा। आपके जो होने वाले हैं, जो पढ़ाई मैं यहाँ कराने वाला हूँ, वो टोटल आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही कुछ कम पढ़ाया जाएगा।
इसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है। आपको बता दूं कि सोशल साइंस में भी लगभग आप 80 में 80 नंबर ला सकते हो। बेसिकली बहुत रेयर केसों में एक आध नंबर काटे जा सकते हैं, बाकी बहुत इसमें भी लाया जा सकता है नंबर। तो जो सामाजिक विज्ञान यहाँ पास है उसको बहुत सारे भागों में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र हो गए। तो इसके साथ देखते हैं कि इसमें क्या-क्या पैटर्न है आपके पास, जो शायद मैंने देखा नहीं है। लेकिन सुना हूँ कि जो अभी बुक्स जो हैं एनसीईआरटी किए गए हैं उनमें क्या है कि सोच जैसे कि समकालीन भारत है, तो ये भूगोल का है, तो इसका अलग बुक होगा। फिर भारत और समकालीन विश्व जो है उसके लिए अलग बुक होगा। तो उसको हम देखेंगे बाद में कि जिस बुक से कितना है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे जिस टाइप के, मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ इसके लिए भी, जैसे साइंस और सोशल एएमएस में करने वाला हूँ। तो संसाधन एवं विकास जो चैप्टर है उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसी के साथ वन एवं वन्य जीव संसाधन में से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के एक क्वेश्चन आएंगे। जल संसाधन से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ना ही 2, 3, 4, 5 इसमें से नहीं आने वाले हैं। अगला जो है कृषि है, तो कृषि से 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले, जिसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसमें से 8 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है और एक जो है 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ साथ एक मानचित्र इसमें पूछता है, तो मानचित्र में क्या रहेगा कि आपको दे दिया जाएगा कि कुछ क्षेत्र, जैसे दिल्ली पूछ लेगा कहाँ है, या फिर कोई पूछ लेता है। आजकल तो ऐसा है कि अब हम लोगों के टाइम में यही पूछ लेते दिल्ली, या फिर ऐसा पूछता था कि उसमें रहता था लगभग कि ओला कैसा है, सबके चित्र भी पूछते थे, ड्राइंग पूछ लेता था, कोई चीज सिंबल पूछ लेता था। तो इसमें मानचित्र पूछेगा, सिंबल पूछेगा, जैसा आपका आता है उसको देखा जाएगा। तो इसमें पूछता है कि कहाँ किस लिए, कहाँ मतलब राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, कोई विशेष जगह पर विशेष इसमें पूछा जाता है, ये कोई कंट्री पूछ लेगा। तो फिर निर्माण उद्योग है, इसमें से आपके 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव ही आएगा, मतलब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो ये भूगोल का पार्ट यहाँ समाप्त होता है। और अगला जो पार्ट है वो भारत और समकालीन विश्व 2 है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद क्या है, तो इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा और वो ऑब्जेक्टिव आएगा। फिर अगला जो चैप्टर होगा औद्योगिकरण का युग जो है, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद है मुद्रण संस्कृति और औद्योगिक दुनिया, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान दीजिएगा कि इन सब लोगों को, जितने भी चैप्टर हैं उनके सामने या कोई आप अलग से कॉपी लेकर इन सब को उतार लीजिएगा, या फिर इसे आप डाउनलोड कर लेना, मैं इसको दे दूंगा, क्योंकि ये इसी हिसाब से आपको पढ़ने हैं। फिर अगला जो चैप्टर है, अगला जो पार्ट है उसको लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। तो एक राजनीति का पार्ट है, फर्स्ट भूगोल का था, सेकंड इतिहास का था, अब ये राजनीति का। तो सत्ता की साझेदारी है चैप्टर, जिसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे। फिर है संघवाद है, संघवाद में से 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव का रहेगा। इसके बाद है लोकतंत्र और विविधता, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का। अगला है जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, ना ही 2, 3, 4 से ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। फिर है जन संघर्ष और आंदोलन,
जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और एक वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके बाद है राजनीति दल, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अगला है जो लोकतंत्र के परिणाम, तो इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर आएगी लोकतंत्र की चुनौतियां, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपके एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और जो दूसरा होने वाला है वो 4 नंबर का रहेगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें से आर्थिक विकास की समझ है, जो अर्थशास्त्र से है। तो इसमें जो विकास से है, विकास चैप्टर से आपका 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। जो अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, जिसमें से 1 नंबर के क्वेश्चन आएगा और वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो अगला चैप्टर है मुद्रा और शाख, जिसमें से आपके शाख नहीं है, 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपका एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अगला जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक रहेगा 2 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार, जिसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक रहेगा ऑब्जेक्टिव, एक रहेगा 2 नंबर का और एक रहेगा 4 नंबर का। इसमें से 3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 नंबर का टोटल प्रश्न आने वाला है, जिसमें 32 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 20 नंबर के 2 रहेंगे, 2 नंबर वाले 20 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर वाले 12 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और 4 नंबर वाले 16 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो अगला चीज है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो सॉरी, जिसमें से आपके 23 टोटल क्वेश्चन होंगे। मैं दूसरा चीज पढ़ रहा था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब मिलाकर। हाँ, इसमें अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होने वाले उसके लिए आपको 30 शब्द लिखने हैं, लघु उत्तरीय के लिए भी 75 है। ये सब चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए ये करते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें से आपके कुछ हटाए गए हैं। इतिहास से जो आपके अध्याय 1 से यूरोप के राष्ट्रवाद का उदय हटाया गया है। इसमें से इस चैप्टर से क्रांतिकारियों की युग जो है 1830 से 1848 तक, और अध्याय 3 से भू मंडीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामंदी, इसको हटा दिया गया है। जो पेज नंबर भी दिया है बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको देख लेंगे। बाकी मैं डिस्कस कर रहूंगा ही। कहाँ गया? इसके बाद जो अगला चीज था भूगोल है, जिसमें अध्याय 3 से जल संसाधन, तो वर्षा जल का संग्रहण हटा दिया गया है। और निर्माण उद्योग जो है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार है, इसको सब हटा दिया गया है। और राजनीति से, तो इनको हम देख लेंगे और इसको दे दिया जाएगा, तो आप जो जो उसको क्रॉस कर लीजिएगा। फिर कोई भारतीय संगीत को अगर पढ़ता होगा तो उसके लिए सिलेबस है, बट बहुत कम लोग ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शहर नहीं चलन मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसको लेते हैं। तो ये कंप्लीट आपका हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि फुल टू पूरा कोर्स होने वाला है। आप जितना मैं बताऊंगा आप उसको अगर पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 90 प्लस आ सकते हैं, या फिर आपके एक नंबर भी कहीं से नहीं कटेंगे। क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पास बताने वाला हूँ वो एग्जाम से टोटल रिलेटेड होगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ। जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपका सिलेबस दिया है, जो ब्लूप्रिंट दिया है, उसी के हिसाब से हर चीज आपको बताया जाएगा। और जो क्वेश्चन इस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ये जो नए क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उसको मैं बताऊंगा। इसी प्रकार जो भी मैंने पहले क्लास में डिस्कस किया था, जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए भी है, 10वीं वालों के लिए भी है। तो जो 12वीं में मैथ्स लिए होते हैं, जो पीसीएम पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनके लिए विशेष तौर पर है। लेकिन अगर कोई अलग भी ब्रांच का समूह का बच्चा है, जैसे कोई कॉमर्स का हो गया, आर्ट का हो गया, या बायो वाला भी हो गया, तो अगर कोई होते हैं तो मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें से उनके पैटर्न सिलेबस के बारे में फुल डिस्कशन कर देंगे, और जो भी उनके चैप्टर से कितने नंबर के आएंगे इसके बारे में तो बता ही दूंगा। और बायो अगर कोई है तो उसको बता भी सकता हूँ, एटलीस्ट हमने बायो ठीक ठाक पढ़ी है। और इसके बाद जो भी जैसे कि आपके अकाउंट्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स यूज होते हैं,
तो उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन जब ये चीज़ें ज़रूरत होगी, किसी को कोई बोलेगा ऐसा कमेंट करके, तब। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, जो अगली तारीख होने वाली है, इसमें हम डेली कल से जो है पूरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेरा 2 दिन का सिलेबस का था, तो मैंने उसको बता दिया, सिलेबस वाला पैटर्न खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चीजें आएंगी उसमें हम केवल डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन आएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला हम इसमें डिस्कस करने वाली जो सब्जेक्ट है, पहला मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, और जो आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, इसके लिए एक पेपर का सेट लेके आऊंगा, जो भी आपका इस प्रकार से पेपर आते हैं, उस पेपर को सेट को देखूंगा, और उसके हिसाब से कैसे किसको आपको तैयारी करनी है, कि साइंस में कैसे तैयारी करनी है, सोशल साइंस में कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप लोगों को फुल एक बता दिया जाएगा, और आप जिससे अच्छे नंबर गेन कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि हर सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। हिंदी में कभी कभार नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते मतलब कि आपने 100 में 100 करके आए हैं, तो उसमें एक आध नंबर जो निबंध में रहते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन आप लिखते हो एप्लीकेशन, उसमें से काट लिए जाते हैं, तो उसमें से 98, 97, 99 नंबर तक मिलते हैं। कभी कभी 100 नंबर ही मिल जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग अच्छी आनी चाहिए। बाकी जो इंग्लिश है, और मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, इन सभी सब्जेक्टों में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इन चीज़ों को फॉलो करिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ दी है ब्लूप्रिंट, मतलब सीधे किसी सिलेबस को आप आधा कर दे रहे हो। तो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।